बिल्कुल फजील साहब जो बात तजावत साहब कह रहे थे मैं उस पे नहीं आऊँगा। मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँगा क्योंकि ज़्यादा वक़्त भी आप लोगों को नहीं लूँगा, अभी 10-15 मिनट बचे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अल-जुलानी जो है वो सऊदी अरब गए हैं, वहाँ के दौरा किया है वो बूढ़ी इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद सीरिया के। तो मीडिया तो ये चला रहा है कि ये ईरान को पैगाम है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर से सीरिया के लिए? अच्छा एक खबर और लोग चला रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है कि पता नहीं लेकिन ये खबर चलाई जा रही है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि जुलानी जो है उन्होंने पहले से मतलब ये तय कर रखा था कि अगर हमें सीरिया पर कब्जा करने दोगे तो हम गोलान हाइट्स तुम्हें वापस कर देंगे। ये बात जो है क्या क्या इसमें सदाकत है या ये सच्चाई है कि ऐसा कहा है? जबकि जुलानी तो कह रहा है कि अब ये खाली करो गोलान हाइट्स। और दूसरा ये कि इज़राइल के अंदर वो सीरिया के अंदर टकराव भी शुरू हो गया है फ़ौज में। फजील साहब। देखिए, ये तो ठीक है कि जुलानी पहले क्या वादा किए और परिस्थितियों के हिसाब से इंसान अपना वादा बदल भी लेता है। सियासत राजनीति में कुछ भी जायज़ है। यहाँ पे हर चीज़ तौल के नहीं चलती है। जब वक़्त था, जब उनको सीरिया में घुसना था एसटीएस को, तब की बात अलग थी, अब बात अलग है। तब कुछ और वादे थे, अब वादा बदल गया। अब उनको जो है ईरान का भी समर्थन मिल रहा है, रूस का भी समर्थन मिल रहा है और अरब जो है ओआईसी का तो हेड है ना। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अरब से मिल रहा है तो ईरान के लिए कोई खतरा है। कोई खतरा नहीं है, बल्कि बशर अल असद को भी वापस लाने के लिए अरब मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका के साथ। ये खबर पुख्ता है और इंटरनल बातें हो भी रही हैं। मिडिल ईस्ट का जो रवैया जो सारे कंट्रीज का है, अरब को देख लीजिए या ईरान, जितनी भी हैं, ये फिलिस्तीन पर अपनी सारी लड़ाई केंद्रित किए हुए हैं। इनका सारा फोकस फिलिस्तीन पे है। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला हल होने के बाद इस इलाके में सबसे ज्यादा शांति वाली और कोई लड़ाई अब नहीं होगी। ओआईसी एक मजबूत संगठन बनेगा। ये लोग ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और अलग तरीके से एक नई सोच के साथ अरब और एशिया के दूसरे देशों को मिला करके ये लोग एक मजबूत ताकत बनेंगे। अब लड़ाई जो शुरू होगी वो नेटो देशों में होगी, यूरोपीय यूनियन के कंट्रियों में होगी, जो आसार दिख रहे हैं। अमेरिका से लोग बेहद नाराज हो रहे हैं और आपस में जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक दूसरे को बम मारा करते थे, बाद में वो लड़ाई अरब पे शिफ्ट हो गई, अरब जगत पे, और लड़ाई ईरान इराक पे चली गई, गद्दाफी साहब पे चली गई, लीबिया पे चली गई। पूरी तरह से अरब पर कब्जा करने का जो मंसूबा था अमेरिका का इजराइल के माध्यम से, बहुत हद तक कामयाब ये लोग हो चुके थे। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना ने इनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया और दुनिया में ये बता दिया कि ये कुछ है नहीं, केवल इनकी बातें थी और मीडिया प्रोपेगेंडा करके अपनी ताकत को बनाए हुए थे। अब जब सीरिया आपको क्या लगता है कि सीरिया कितना मायूस है? इजराइल कितना मायूस है सीरिया की घटना को लेके? गोलान हाइट तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्की भी कह रहा है कि गोलान हाइट छोड़ो, एसटीएस भी कह रहा है गोलान हाइट छोड़ो, और हिजबुल्लाह तो पहले से ही लगा हुआ है, हूती लगा हुआ है। तो अब ये और खुद कह रहे, इजराइल ने कहा कि ठंड के बाद हम गोलान हाइट से खुद पीछे हट जाएंगे। अभी उनके किसी आर्मी अधिकारी का अफसर का बयान आया कि ठंड के बाद हम खुद पीछे हट जाएंगे, गोलान हाइट खाली कर देंगे। तो ये बात तो तय है कि उनको पता है कि अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर लड़ाई हुई तो फिर मैं आज वही बात कर रहा हूं कि हाफ नहीं तो साफ। अभी तो लोग हाफ की बात कर रहे हैं, फिर साफ की बात कर देंगे। उनको पता है आईडीएफ होस्टाइल हो चुकी है, अब लड़ने की स्थिति में ईरान नहीं ने है। तो कर ही दिया। ईरान ने तो कर ही दिया जी एक जी तरीके से, चाहे वो रद्द अमल जी के जी तौर पे हो, लेकिन वो तो कर ही दिया कि भाई इनको यहाँ से ले जाओ और इजराइल जो है वो पूरा दे दो फिलिस्तीनियों को।
और तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने तजावत लिखा है, प्रोफेसर तजावत की, नेतन्याहू इज प्लानिंग सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। ये जो बात आ रही है कि सर्वाइवल का मसला पैदा हो गया इजराइल के सामने। आप देखिए प्रोफेसर तजावत की, गाजा के लोग तो कम से कम इतने हौसलामंद है कि खतरे के बावजूद अपने अपने घरों को टूटे हुए बोसीदा घरों में लौट रहे हैं, लेकिन इजराइल में जो लोग चले गए बाहर वो वापस नहीं आ रहे हैं और वहां से रिपोर्टें भी नहीं आ रही। प्रोफेसर तजावत कैसे देख रहे हो? बिल्कुल ब्रेक कर दिया, यानी एक भी रिपोर्ट इजराइल से बाहर नहीं जा रही, सोशल मीडिया खत्म कर दिया गया है वहां पे। प्रोफेसर तजावत कैसे देखते हैं आप? कौन सी जमहूरियत है ये और किस बात का डर है? बिल्कुल मुमताज साहब, बात तो एकदम सही कह रहे हैं वो, कि ये दरअसल जो भी कह रहे हैं कि वो वहां से इजराइल से जो जा रहा है वो वापस लौट के नहीं आ रहा है, ये सही बात है। और जहां जमहूरियत की बात है, ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसकी लिमिटेशंस को तो हम लोग जानते हैं कि ये खाली डेमोक्रेसी के नाम पर वहां के जो खासकर जो अमीर और जो साधन वाले लोग होते हैं वही दरअसल पूरी सत्ता चलाते हैं। तो ये तो होता आया है, मुझे लगता है कि इजराइल भी इसका कोई अपवाद नहीं है। मुमताज साहब। आप सही कह रहे हैं, और मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था फजील साहब, जिस तरह से ये बातें आ रही थी या बातें की जा रही थी, तो उसको लेकर के बहरहाल नाराजगी तो है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो बाहर के मतलब इसमें फिलिस्तीनियों से मातृभूमि नहीं छीन सकते, ट्रंप के गाजा प्लान पर भड़के मुस्लिम देश, दो सऊदी अरब और मिस्र ने भी इनको खरी खरी सुना दिए इस पूरे मसले पर। तो मतलब क्या लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है और इसमें तमाम मुस्लिम देश एक हो सकते हैं फजील साहब क्या इस मसले पर? क्योंकि अगर इस पे पूरी तरह से कब्जा हुआ और गोलान हाइट्स ये हुए तो ये तो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ ही जाएंगे फिर। जी देखिए, ये कोई ग्रेटर इजराइल अब कुछ नहीं होना है, और इनका जो मंसूबा है वो सब अब कुछ नहीं है। इस्लामिक जगत में तो पूरी यूनिटी है, ओआईसी अपना काम कर रहा है। अब ये लोग जो पहले चाहते थे ना कि इनको लड़ा दो उनको लड़ा दो, फूट डालो और राज करो वाली, वो सब अब नहीं चलेगा। और फिलिस्तीन के साथ न सिर्फ पूरे अरब जगत, पूरी दुनिया के मुसलमानों का, ईसाइयों का भी एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अगर फिलिस्तीन से खाली कर देंगे तो क्या मस्जिद अक्सा भी छोड़ देंगे? ये तो 40 साल से 45 साल से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई होगा, मस्जिद अक्सा छोड़ देंगे क्या? तो ये सब चीजें तो अब बहुत भी मतलब इस पर कोई डिस्कस करने वाली बात अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन में ये बात काफी हद तक एक तरह से मजाक ही निकली। इसमें कोई सच्चाई ना कोई दम नहीं है, और ये सिर्फ एक हवाई कहीं से बात फ्लैश हो गई और वही चल रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिलिस्तीन, ये तो अमेरिका, ट्रंप कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं वहां के, अमेरिका दुनिया का माना जाना देश है। तो कोई भी बात अगर वो बोलते तो उसका उनकी प्रेस नोट जारी होती, या वो कोई मीटिंग करते, या यूएन में कोई प्रस्ताव देते, तब तो उसको सीरियस माना जाता ना। ऐसे तो कोई पत्रकार माइक लगा दिया, हाँ जी बोलिए, कैसा लग रहा है आपको पानी में डूबते हुए, तो वो क्या बोलेगा जो डूब रहा है? वो तो यही बोलेगा कि भैया बाद में पूछना, पहले हमको निकाल लो इसमें से, हम डूब रहे। तो कोई पत्रकार, देखिए इन सब चीजों का ये बहुत गंभीर विषय है। हम तब इसको सच्चाई मानते जब ये बात यूएन में उठाई जाती, कोई प्रेस नोट रिलीज होती, या हमास के और इजराइल के नुमाइंदों को बुला करके बैठ के बात होती, या कोई सीरियस टॉक होता। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई प्रेस नोट जारी हुआ, ना कुछ हुआ। फिर ये बात कौन फैला दिया और किसने फैलाया, उसका क्या इंटरेस्ट है? पूरी तरह से ये बकवास है, और ये सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। जी, ये बिल्कुल ये सही है, हो सकता है कि ये कल्पना हो और इस पे चर्चा ना हो, लेकिन मैं तजावत साहब, क्या आपको लग रहा है कि अभी हम देख रहे थे जिस तरह से चीजों को प्लान किया जा रहा है, चीजों को बनाया जा रहा है, हिजबुल्लाह जो है वो फिर, और वहां लेबनान के लोग फिर
इजराइल के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो सीज फायर है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो क्या अभी ये हम कह सकते हैं कि टेंशन खत्म नहीं हुआ है, अभी जंग फिर भड़क सकती है, ऐसे हालात पैदा, और इसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार होगा या कौन? जो 2-3 वीक पहले ही दरअसल वो ग्रेटर इजराइल जो प्रॉमिस लैंड की जो बात करते हैं वो लोग चिल्ला रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ जितने भी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने उसकी मुखालफत की है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरिया का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा और इराक का भी हिस्सा, ये सब लेके ये सब बकवास तो कर ही रहे हैं काफी लंबे समय से। और दूसरा, मुझे नहीं लगता मुमताज साहब की जो चीजें जो हो रही है या जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। मुमताज साहब। बिल्कुल, ये तजावत साहब सही कह रहे हैं। और मैं 2-3 सवाल छोटे-छोटे और हैं हमारे, खास तौर से मैं एक चीज तो ये कि ईरान के बारे में क्या लग रहा है कि ईरान क्या जो उनकी प्रॉक्सीज थी, हालांकि उसने इनकार किया, लेकिन ये प्रॉक्सीज क्या इस सीज फायर के दौरान आपको लगता है कि इन्हें फिर स्ट्रॉन्ग ईरान करेगा? और ईरान का सीरिया में क्या इतनी आसानी से आपको लग रहा है कि ईरान सीरिया से हट जाएगा? क्या क्या लग रहा है तजावत? मुझे नहीं लगता है कि जो ईरान है वो इतना आसानी से गिव अप कर लेगा। तो इसका अगर सार कहें तो यही है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। और आप जैसे कि पहले पूछ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी इतना सब कुछ मसला हल होने वाला है। ये लंबी लगेगा, जैसे-जैसे वो खाली बात सीज़ फायर को बीच में तोड़ने या उन शर्तों को नहीं मानने तक की नहीं है। बात ये है कि जब तक पूरा जो फुल जस्टिस नहीं होगा, मुझे लगता है कि तब तक ये चीज़ें बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी। और जो अन्याय हो रहा है उसका हिसाब तो कभी न कभी देना ही पड़ता है। और फ़ज़ील साहब भी बार-बार कहते हैं कि रावण की लंका को तो डूबना ही होता है, चाहे वह कितना ही ताकतवर अपने आप को समझे और सामने वाले को वो कितना ही कमज़ोर समझें। जो दुनिया की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो कमज़ोर ने, अगर वे सच पे हैं तो उन्होंने सारी चीज़ें पलटी है, पूरी बाजी पलटी है, और मुझे लगता है कि यही होगा और आगे आने वाले डिकेड में यही होने वाला है। मुमताज़ साहब। जी, जी बिल्कुल। और फजील साहब आपसे मैं सवाल, बस अब चूंकि इख्तिताम पर है ये हमारा प्रोग्राम, और आप लोग भी चूंकि अचानक आए हैं और ये टाइम भी हो रहा है, मैं फजील साहब आपसे ये जानना चाहूंगा आखिर में कि क्या लग रहा है आपको कि ये जो पूरा इश्यू जिस तरीके से फिर से उसको उठाने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या ऐसा मुमकिन है कि नेतन्याहू को वहां बुलाया जाए और नेतन्याहू को हटाने की बात हो कि अब आप इज्जत के साथ हट जाइए, वहां दूसरी सरकार आने दीजिए? और क्योंकि ब्रिक्स ने देखिए अमेरिका को बहुत परेशान कर रखा है, अमेरिका ब्रिक्स को लेकर के बहुत संजीदा है और बहुत फिक्रमंद है कि अगर ये ब्रिक्स स्ट्रांग हो जाता है जिसमें ईरान भी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि डिफेंस के मामले में अमेरिका हो या इजराइल, अब ये इनके बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ वही ताकत नहीं बल्कि और ताकत है, और ईरान बार बार इस बात का मुजाहरा कर रहा है। हूती आप देखिए कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके ये लोग, वो रेड सी को बंद किए रहे, कैप्टिव्स पकड़े रहे और हमला भी करते रहे। और हालांकि जब बहुत पूरा यूरोप लग गया, आप देखिए अमेरिका लग गया, लेकिन खदेड़ा ही। ऐसे में क्या क्या लग रहा है फजील साहब? इजराइल जो है वो अब पूरी तरह से नेतन्याहू को लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का, और वो एक इमरजेंसी गवर्नमेंट चला रहा है। अभी ये पूरी फाइनलाइज जब तक ये डील हो जाती है कि हमास का सारे बंधक वगैरह सब छूट जाएं, और ये अभी एक लगने लगे कि हाँ सीज फायर एक लंबे समय तक चलेगा, उसके बाद इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। अभी अंदर से प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन लोग अभी खुल के आ नहीं रहे सामने। उनकी बातें हो रही हैं, अपोजिशन बोल रहा है, मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ये देखिए अल्पमत की सरकार चला रहे,
सिर्फ लड़ाई की वजह से इनको किसी ने बोला नहीं और इमरजेंसी गवर्नमेंट के लीडर बन के चल रहा है। तो अभी ये हॉस्टेज डील पूरी खत्म हो जाए हमास के साथ और लगे कि हाँ अस्थायी शांति की तरफ अब दोनों देश जा रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ा कि आप या तो इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जो संसदीय कार्रवाई होती है वो की जाएगी, उनको हटाने के लिए तैयारी की जाएगी। तो ये हट जाएंगे, अभी पूरी तरह से 1-2 महीना और लगेगा हमको लग रहा है ऐसा। ये तो बहरहाल ये जो नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर गए हैं, इस पर सबकी नजर बरकरार है और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका इस्तकबाल। हालांकि लाइक जो 140 ही पहुंचे हैं और ज्यादा। और प्रोफेसर तजावत, आप ये देखिए कि किस तरह से अभी तक लोग हमसे जुड़ते हैं, जबकि बहुत 12 बज रहे हैं करीब, लेकिन इसके बावजूद लोगों की दिलचस्पी, क्योंकि लोग संजीदा हैं। तो आप दोनों का खास तौर से प्रोफेसर तजावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब फदील अहमद साहब, आपका शुक्रिया कि आप सफर में रहते हुए भी हमसे जुड़े और हमारे जो व्यूवर हैं उनके सवालों का आपने जवाब दिया और कई अहम इंफॉर्मेशन भी दी गई। तो आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। मैं तमाम लोगों का, मोहम्मद शकील साहब, खुर्शीद अली साहब, इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदेला साहब, शकील शेख साहब, तो तमाम, यूनुस चोरवारा साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, मोहम्मद इरशाद, नजर अली, इसके अलावा बहुत सारे, नूर सर, बहुत सारे लोग, गौहर बादशाह, अनवर खान, तो एडवोकेट रेशमा हनीफ, खुर्शीद अली, तो बहुत सारे लोग, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, ये फदील अहमद ऑफिशियल, वो, तो इस तरह से बहुत सारे, फदील अहमद साहब खुद ही जुड़े हुए थे और उन्होंने लाइव पे ही लिख दिया था कि आप जो है लिंक भेजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल फिर, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि वक्त हो गया है तो मैं इजाजत भी चाहूंगा। और मैं खास तौर से प्रोफेसर तजावत का और आखिर में फदील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि कल फिर हम जब मुलाकात करेंगे तो कुछ अहम अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। गुड नाइट, शब ब खैर।